अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था। बैरिस्टर गौर अलीमा साहिबा अडियाला जेल पहुंची और हस्बे रिवायत मुलाकात नहीं होने दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं, उसके बाद भी पुलिस ने अडियाला जेल से पहले ही नाके पे अलीमा साहिबा को रोक लिया है। अदालत के अहकामात की हुक्म अदूली की जा रही है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाए अमल क्या होगा। इससे कबल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान शाह महमूद कुरैशी साहब से हॉस्पिटल में मुलाकात करके आ जाते हैं और साथ ही हुकूमत का मिला जुला पैगाम भी शाह महमूद कुरैशी साहब को दे देते हैं। लेकिन जब बात आती है वजीर आला KPK सुहेल आफरीदी की, तो वो बानी PTI से मुलाकात नहीं कर पाते। आज अडियाला जेल के बाहर एक सिचुएशन हुई जहां पे अलीमा साहिबा बैरिस्टर गौर साहब के साथ मौजूद थी और हमने देखा कि वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, एहतजाज किया गया कि बानी PTI से मिलने दिया जाए। और इतलात फिर ऐसी मौसूल हुई कि रात के पहर यानी कि 8 साढ़े 8 बजे जो है वो डॉक्टर उज़मा जो कि बानी PTI की हमशीरा हैं, उनकी बानी PTI से मुलाकात हुई है और वो पैगाम लेकर भी आई हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। इस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही 27वीं आईनी तरमीम पे हुकूमत ने नंबर गेम पूरा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरत शुरू कर दी है। कुछ देर पहले हमने देखा कि सागदार ने सेनेट से खिताब किया। उनका कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम को लेके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठने के लिए तैयार है। ड्राफ्ट के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि इस हवाले से मुशावरत भी की जाएगी और कुछ उनकी बातों से ऐसा अंदाज़ा भी लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 27वीं आईनी तरमीम में इनकी हिमायत भी कर सकती है। प्रोग्राम में इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी की आखिर बानी PTI से मुलाकात कब हो गई। हमें ज्वाइन किया है मामले खुसूसी हैं इतलात KPK खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शफी जान साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका जी। सर, सबसे पहले तो 27वीं आईनी तरमीम पे भी आपसे स्टैंड लेंगे, लेकिन आज फिर बानी PTI से मुलाकात का दिन था और अलीमा साहिबा बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ पहुंचे अडियाला जेल के बाहर और फिर एक बार पुलिस की जानिब से उन्हें रोक लिया गया। और अब इतलात ऐसी मौसूल हो रही हैं कि डॉक्टर उज़मा साहिबा अंदर गई और बानी PTI से मुलाकात कर आई हैं। इस पर भी आपसे आपका मौक़िफ़ लेंगे और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि PTI के साबिक अरकान इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब, वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलकर बआसानी आ गए, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब को आकर बानी PTI से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो 4 मरतबा अडियाला जा चुके हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला अपने कायद से मिलना चाह रहे थे अडियाला में, ये सब आपके सामने है। उन्होंने मशावरत करनी थी काबीना के बारे में, उन्होंने मशावरत करनी थी सूबे के गवर्नेंस के बारे में, उन्होंने मशावरत करनी थी सूबे के अमन व अमान पे, उन्होंने मशावरत करनी थी पार्टी की तहरीक के हवाले से। इसके बावजूद कि वो इस वक्त 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, 4.5 करोड़ लोगों का मैंडेट उसके पास है, 4.5 करोड़ लोग जो है उनके पीछे खड़े हैं। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का हुक्म भी उनके पास था, लेकिन उसके बावजूद उनको 4 दफा अडियाला में अपने कायद से मिलने नहीं दिया गया। हालांकि ये उसका आईनी और कानूनी हक है। आपने देखा, उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि एक मुख्तसर से काबीना अनाउंस हो गई है। अब जो हमारे काबीना का जो सेकंड फेज है, जिसमें एक्सपेंशन होनी है, जिसमें मजीद वज़रा ऐड होंगे, जिसमें मजीद एडवाइजर ऐड होंगे, जिसमें मजीद मुशीर ले जाएंगे, उसके लिए भी खान साहब की अप्रूवल की जरूरत है। लेकिन आप सबके सामने है कि किस तरह एक नौ मुंतखब वज़ीर आला को अपने कायद, जिसका मैंडेट है सुबह खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का ही मैंडेट है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। आज भी उनके मुलाकात का दिन था। उनकी बहन उज़मा की मुलाकात तो हो गई है, लेकिन अलीमा आपा की और बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। उनके वकला से उनकी रसाई जो है वो कट ऑफ है, उनको आइसोलेशन में डालने की तैयारी हो रही है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छा शफी जान साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई है, फवाद चौधरी की, इमरान इस्माइल की, और कल हमारे प्रोग्राम में मौलवी महमूद साहब भी मौजूद थे। तो उनका ये कहना था कि शाह महमूद कुरैशी ने बहुत मेहनत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन KP हुकूमत में से भी कोई भी शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने नहीं गया। कोट लखपत आप लोग नहीं गए मुलाकात के लिए, वो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए हैं, महमूद रशीद साहब हो गए हैं, यास चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, यास्मीन राशिद साहिबा जो कोट लखपत जेल में है, वो इमरान खान के बयानी और नजरिए के साथ खड़े हैं। जी। और कल आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान भी देखा होगा, उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली ये बात की है कि जहां इमरान खान खड़े हैं, जहां उनका नजरिया है, मैं उनके बयानी से, उनके नजरिए के साथ उनसे भी 2 कदम आगे खड़ा हूं। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है। फवाद साहब की उनसे मुलाकात हुई है, इमरान इस्माइल साहब इस वक्त बड़े एक्टिव हुए हैं, या मौलवी महमूद साहब एक्टिव हैं। देखिए, मैंने पिछले शो में भी ये बात की, मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि जी। इन लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपने सही। देखा होगा जब 9 मई हुआ, तो ये लोग सबसे पहले 9 मई में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने पार्टी छोड़ी। बाद जी। में इमरान खान साहब ने इनकी मेंबरशिप कैंसिल की और ये सब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए। जी। जब वहां पे इनकी अब जो है वो सियासी मुस्तकबिल इनको नजर नहीं आ रहा, तो ये दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी एंट्री चाहते हैं। आपने देखा होगा कि फवाद चौधरी साहब कई दफा अडियाला जेल गए हो, क्योंकि वो और खान साहब जो हैं इनके मुख्तलिफ मुकदमात में वो दोनों नॉमिनेटेड है। अच्छा, वहां भी खान साहब इनकी की क्या राय इमरान है खान फवाद साहब, चौधरी को लेके, इमरान इस्माइल को लेके, मौलवी महमूद को लेके? देखिए, इस वक्त अगर आप देखें, जो लोग 9 मई के बाद खड़े रहे, जो लोग इमरान खान साहब की बयानिए का वजन उठा के खड़े रहे, जिन लोगों की फैमिलीज कारोबार तबाह हुए, जिन लोगों की फैमिली को उठाया गया, जिन लोगों के अभी भी कुछ लोग हमारे रिपोर्ट हैं, उन लोगों में और इन लोगों में बहुत ज्यादा फर्क है। ये बात हमारे वर्कर के भी जहन में भी है, ये बात इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। तो वो लोग जो 9 मई के बाद या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या किसी वीडियो के जरिए 2 दिन जेल काट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राह जुदा की, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। ना ही वर्कर इनको एक्सेप्ट करेंगे और ना ही अभी जो लीडरशिप है वो इसको एक्सेप्ट कर रही है। उनकी मुलाकातें अपनी जाती हैसियत से वो मुलाकातें कर रहे हैं, उनके पास ना कोई मैंडेट है, ना उनके पास कोई तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, ना ही कोई इख्तियार है। देखिए, जो भी फैसला होगा तहरीक के हवाले से या जो भी फैसला होगा मुज़ाकरात के हवाले से, वो अडियाला जेल से होगा, ना कि किसी कोट लखपत जेल से होगा। ये बात बड़ी वाज़ेह है। इमरान खान साहब ने ना इनको कोई मैंडेट दिया है और फैसला भी सिर्फ और सिर्फ इमरान अच्छा, खान साहब डॉक्टर उस्मा साहिबा की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है, तो क्या पैगाम दिया है बानी पीटीआई ने? आपसे ये भी जानना चाहेंगे और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब नवंबर में कॉल देने जा रहे हैं डी चौक की। देखिए, उज़मा साहिबा की बिल्कुल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। उनको केपीके के जो यहाँ पे उनकी मुलाकात सोहेल अफरीदी की जो नहीं हो रही इमरान खान साहब से, उसके बारे में आगाह किया गया है। 27वीं तरमीम के बारे में बात हुई है। तो काफ़ी पॉलिटिकल चीज़ें उनके साथ डिस्कस हुई हैं। उनकी बहन है और उनकी खैरियत दरियाफ्त की, और जहाँ तक नवंबर की कॉल की बात है, देखिए यही तो मसला है कि हम चाहते हैं कि नौमुंतखब वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात करनी दी हो जाए इमरान खान साहब से। अब तो इसमें काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अगर हुकूमत को ये डर है कि सोहेल अफरीदी साहब जो है वो कोट पटियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, तो इमरान खान साहब कोई डेट दे देंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने कोई भी डेट देनी होगी एहतजाज के हवाले से, जिस तरह उन्होंने मुख्तसर कबीना का मैसेज भिजवाया, जिस तरह उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील करने का मैसेज भिजवाया, या बाकी जिस तरह मैसेजेस वो भिजवा देते हैं, इस तरह वो तारीख भी अनाउंस कर सकते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि अदालती हुक्म का अमल दरामद हो। नौमुंतखब वज़ीर आला 4.5 करोड़ लोगों का मैंडेट है उसके पास, उसकी मुलाकात अपने लीडर से हो, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा की मैंडेट है वो उसका मालिक इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब जो भी तारीख देंगे तो इस बार खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पे लाखों एक लोग सवाल ये भी होता है कि आएंगे। सोहेल आफरीदी अडियाला जेल आते हैं, नाके पे उनको रोक लिया जाता है, कुछ देर वो वहाँ बैठते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन जब बानी पीटीआई की हमशीराओं की बात आती है, और आज जो हमें इतलात भी मौसूल हुई, क्योंकि हम तो कराची में बैठे हुए हैं, कि पिंडी में हल्की फुल्की बारिश भी है, मौसम भी सर्द है, और वहाँ पे हमने देखा कि अलीमा साहिबा अपनी दीगर बहनों के साथ वो काफ़ी देर तक प्रोटेस्ट करती रही, और गालिबन शायद 8 या 8:30 के दरमियान जो है वो पुलिस एहलकारों ने उन्हें मिलने दिया है बानी पीटीआई से। तो सोहेल आफरीदी साहब ऐसा क्यों नहीं करते, कुछ देर और रुक जाएं, बैठ जाएं? ऐसा भी हो सकता है जैसे हम शीराओं की मुलाकात हुई, उनकी भी हो जाए। देखिए, अगर रुकने पे मुलाकात हो, अगर हम पूरी रात वहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है, अगर इस बात की एश्योरिटी हो। लेकिन आपको भी पता है कि जेल का एक मैनुअल होता है, 4 बजे के बाद किसी की मुलाकात नहीं करवाई जाती, और 5 बजे जो है वो गिनती पूरी करके जेल के जो वहाँ के अंदर कैदी होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। तो 4 बजे के बाद कोई मुलाकात की इजाजत नहीं होती। तो हम जब भी आते हैं तो हम 4 से ऊपर 4:30 5 बजे तक इंतजार करते हैं। हमें यही बताया जाता है कि आप यहाँ बैठ जाएं,
آپ کو تھوڑی دیر میں آپ کی ملاقات کروائی جائے گی، اور یہ چوتھی دفعہ ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی پولیٹیکل سپیس بھی نہیں مل رہی. یہ بات بڑی واضح میں یہاں پہ کرتا چلوں، جو بھی جی حالات آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس نہ پولیٹیکل کوئی سپیس ہے، اور نہ ہی تحریک انصاف کے جو عدالتی احکامات ہیں وہ مانے جا رہے ہیں، نہ ہی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر سے ملنے دیا جا رہا ہے. تو پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے جو مذمت کا ہے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل بریفنگ دی، اس میں تیرا ویلی خیبر کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی، منشیات کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اس پہ آپ کا کیا موقف یہ بھی جانیں گے. اور ساتھ ہی ایک صحافی نے کل ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا کہ کیا ہم دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں کہ کے پی کے میں گورنر راج لگ جائے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ حکومت کا فیصلہ ہے اور ہم حکومت کے فیصلے میں نہیں پڑتے، اور فوج مکمل طور پہ جو ہے وہ سیاست سے دور ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو آپ گورنر راج کی بات کر رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف 3/4 کے ساتھ حکومت میں ہے. 115 سیٹیں ہیں تحریک پوری ہاؤس میں، اس میں سے 92 ہمارے ایم پی ایز ہیں، اور یہ جو باقی جو رہ جاتے ہیں ان میں سے 8 سے 10 جو ہماری سیٹیں ہیں وہ ہم سے فارم 47 کے ذریعے چھینی گئی. جی اس کے علاوہ جو ہماری ریزرو سیٹس تھی وہ ہم سے چھینی گئی. تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو خیبر پختونخوا ہے وہ عمران خان صاحب کا قلعہ ہے. وہاں کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کا ہے، وہاں لیڈر عمران خان ہے خیبر پختونخوا کا. اگر ایسا کوئی بھی ایڈونچر یہ کریں گے گورنر راج کا، یا کوئی اور ایڈونچر کرنے کا یہ شوق رکھتے ہیں، تو اپنا جی شوق بالکل پورا کر لیں. ان کے یہ جو حالات بنیں گے پھر ان کے قابو میں بھی نہیں آئیں گے. یہ بات بڑی واضح ہے، یہ بات ہم بارہا کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہاں کوئی بھی ایسے حالات بنے. اگر ان کو شوق ہے گورنر راج لگانے کا، بالکل یہ اپنا شوق پورا کریں. گورنر راج لگانا تو آسان ہوگا، لیکن اس کے بعد جو سڑکوں پہ ہوگا آپ کے وہ کانوں ان کے تک بھی لیے یہ بات سنبھالنا پہنچی مشکل تھی ہوگا. شفیع جان صاحب کہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو ان کی مرضی ہے. یہ تو غیر آئینی غیر قانونی ہر کام کر رہے ہیں. ملک میں اس وقت آئین معطل ہے، ملک میں اس وقت کوئی قانون ہے ہی نہیں. یہ دو ریاست، وہی بات ہے کہ ایک ریاست دو دستور، ہمارے لیے کچھ اور ان کے لیے کچھ اور. ہم مینٹلی طور پہ ہر چیز کے لیے تیار ہیں. اگر یہ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد جو حالات بنیں گے وہ ان کے قابو میں نہیں رہیں گے، ان کی گورنمنٹ تک نہیں رہے گی. یہ میں آپ کو میں بڑے طریقے سے بتا رہا ہوں کہ ان کی یہ جو وفاقی حکومت ہے، جو یہ بے اختیار بیٹھی ہوئی، ان کی گورنمنٹ تو ہے نہیں، پیچھے تو کوئی اور ہے، ان کے پاس یہ بھی نہیں رہے گی. اچھا، ساتھ ہی پھر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کو سال ہی نہیں گزرا تھا شفیع جان صاحب، اور 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تیاری ہو رہی ہے. حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی سے مدد بھی مانگ لی ہے. آپ کی بھی بڑی جماعت ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ آئین میں جو ترمیم لائی جا رہی ہے یہ عوام کا تحفظ ہے یا پھر کچھ سیاسی جماعتوں کا تحفظ ہے؟ دیکھیں، یہ اپنی ذات کا تحفظ ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کا تحفظ ہے، نہ ہی کسی عوام کا کوئی سوچ ہے. یہ صرف اپنی ذات تک کا تحفظ ہے. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ 26ویں ترمیم جب آئی تو تب بھی ہم یہ سن رہے تھے کہ 27ویں ترمیم آنی ہے. 73 کا جو آئین تھا اس کی شکل بالکل بگاڑ کے رکھ دی گئی ہے. ملک میں اس وقت ویسے بھی کوئی آئین اور قانون تو ہے نہیں. اگر یہ 27ویں آئین بھی ترمیم لے کے آنا چاہتے ہیں بالکل لے کے آئیں. ہم نے 26ویں ترمیم کے بھرپور تک مخالفت کی، مذمت کی. آپ کو پتہ ہے کہ راتوں رات ڈاکوؤں کی طرح انہوں نے اس 26ویں ترمیم کو منظور کرایا. ہمارے ایم این ایس کو اٹھایا گیا، ہمارے ایم این ایس کے فیملیز کو ہراساں کیا گیا، ان کے کاروبار تباہ کیے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا. ایک دفعہ پھر اگر یہ ملک میں یہ وہی فلم دوبارہ چلانا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ چلائے. لیکن 27ویں ترمیم کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈرافٹ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا وہ الگ ہوگا، جو ڈرافٹ مسلم لیگ نون کے پاس جائے گا وہ الگ ہوگا. اگر ہمیں کوئی ڈرافٹ دیا گیا تحریک انصاف کو تو وہ الگ ہوگا، اور جو پاس ہوگا وہ ڈرافٹ کچھ الگ ہوگا. تو یہ پہلے تو پیپلز ہم نے پارٹی دیکھا کا تھا بہت کہ مولانا فضل الرحمان بہت متحرک تھے، اب پیپلز پارٹی زیادہ متحرک تھی، اور وہ کئی بار مولانا صاحب کے گھر بھی گئی، ڈرافٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، کلوزز میں بھی کچھ چینجز کیے گئے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا کوئی خاص نام تو اس وقت آ نہیں رہا، لیکن حکومت کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. دیکھیں، اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا رول ہوگا اس میں. وہ جمہوریت کے چیمپئن اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ جمہوریت ہی کرتے ہیں ساری عمر، اور وہ انہوں نے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے جمہوریت کو بیچا ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح 26ویں ترمیم میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا، اگر اس طرح دوبارہ یہ اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں، وہ سندھ کی حد تک رہ چکے ہیں. اس کے بعد میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سروائیول مشکل ہو جائے گی. تو یہ ساری جو بال جو اس وقت پیپلز پارٹی کے کورٹ میں ہے، وہ کیسے اس کو پلے کرتے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن ہمیشہ اگر جمعیت علماء آپ سے اسلام ڈرافٹ شیئر کیا جائے گا تو آپ اس ترمیم کا حصہ بنیں گے؟ نہیں، ہم کسی صورت اس ترمیم کے
جو ترمیم یہ لے کے آ رہے ہیں ہم کسی صورت اس کو نہ ایکسیپٹ کریں گے، ہم بھرپور اس کی مخالفت بھی کریں گے، ہم بھرپور اس کی مذمت بھی کریں گے۔ اچھا، لاسٹ کویشچن شفیع صاحب یہ بتائیے کہ جمعرات کو بھی ملاقات کا دن ہے، اگر اس صورت اسی طرح صورتحال رہی اور ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوئی بانی پی ٹی آئی سے، تو جمعرات کا آپ لوگوں کا کوئی پلان ہے پروٹیسٹ کا، احتجاج کا، جس طرح آج ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے کیا؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ جمعرات کو ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ سی ایم صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو، ہم اس پہ سوچ بھی رہے ہیں، لیکن دیکھیں وہاں سے جو پیغامات آ رہے ہیں وہ جو قابل ستائش نہیں ہے، وہ جو میسج ہمیں دے رہے ہیں وہ حوصلہ افزا بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں ہم کنفرنٹیشن نہیں چاہتے اس موقع پہ، ہم چاہتے ہیں کہ ایک نو منتخب وزیر اعلیٰ ہے جو صوبے کا مینڈیٹ لے کے آیا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی وہاں تیسری بار گورنمنٹ ہے، تو ان کے نمائندے کو اپنے قائد سے ملنے دیا جائے، اس پہ کافی اچھا، چیزوں اس پہ انہوں نے بات کا تو مشاورت ذکر کرنی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کل اپنی پریس بریفنگ میں کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں پیریڈ، اور انہوں نے اس بات پہ کہا کہ جو ہے افواج پاکستان بھی انہیں ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ہی دیکھتی ہے۔ آپ نے وہ پریس کانفرنس دیکھی ہوگی بریفلی۔ لیکن جب سہیل صاحب کا نام اناؤنس ہوا 8 اکتوبر کو، اس کے بعد سے وفاقی وزراء سے لے کے اور ان موصوف خود پشاور میں آئے، وہ انہوں نے 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد انہوں نے مختلف لوگوں کو اس کام پہ لگایا، لیکن آخر کار ہمارے ایم پی ایز ڈٹے رہے اور سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ چلو شکر ہے، اچھی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی اس چیز کو قبول کر لیا کہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ بہت شکریہ شفیع جان صاحب آپ کے وقت کا۔ جی ناظرین، پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا۔ اسٹے ود اس۔ جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک، اور اب بات کر لیتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ کچھ دیر قبل اسحاق ڈار صاحب نے سینیٹ سے خطاب کیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام جماعتوں کو لوپ میں لیا جائے گا اور 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ عمل میں آئے گی۔ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی سے مشاورت شروع کر دی، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر رہنما فیصل میر صاحب۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ فیصل میر صاحب آپ کے وقت کا۔ شکریہ جی آپ کے بلانے کا۔ میر صاحب یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ابھی سال ہی نہیں گزرا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم لانے کی بات ہو رہی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے کچھ دیر قبل ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں بھی انہوں نے خطاب کیا۔ 18ویں ترمیم کا پاکستان پیپلز پارٹی فلی کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے صوبوں کو اس کا حق دیا تاکہ صوبے میں ترقی ہو سکے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں بہت سارے ایسے کلوزز ہیں جیسے کہ این ایف سی ایوارڈ، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کلوزز میں امینڈمنٹ کی حمایت کر دے گی؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے آئین بھی بنایا اور ترامیم جو ڈکٹیٹرز نے لے کر آئی ان کو تبدیل بھی کیا، اور یہ جو بھی رول بیک کریں گے آئینی 27th امینڈمنٹ میں، اس میں بہت ساری جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایسی باتیں ہوں گی جو پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن جس طرح کے پاکستان کے موروثی حالات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس سسٹم کو ہمیشہ یہ کوشش کرتی رہی ہے کہ ڈیموکریسی کو چلنے دیا جائے اور 2 قدم آگے جا کے 1 قدم پیچھے جا کے کسی کمپرومائزنگ سچویشن میں آ کے سسٹم کو چلایا جائے۔ ان آئینی ترامیم پر مذاکرات کر کے پیپلز پارٹی ان تمام ترامیم کو رکوانے کی کوشش کرے گی جو پیپلز پارٹی۔ میر صاحب ہم آپ کو سن نہیں پا رہے، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہو بھی جاتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ جب بھی ہم دوبارہ اقتدار میں آئیں گے وہ تمام ترامیم یہ جو رول بیک اگر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی ان ترامیم کو دوبارہ لے کر آئے گی۔ میں چند جو ترامیم ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن کی 163A والی جو کلوز ہے جس میں کہ صوبوں کو حق ملا ہے، ان کو ایک گارنٹی ملی ہوئی ہے شیئر کی، اس کے اوپر تو پیپلز پارٹی کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرے گی۔ آئی ایم 100% شیور اباؤٹ اٹ۔ تو وہ جو ایک ہے جو این ایف سی ایوارڈ والی کی طرف اگر یہ آئیں گے تو اس میں تو ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا پھر یہ بھی بتائیے گا کہ ججز آرٹیکل 243 ہے جس میں جی 243 جی بالکل کی اگر آپ بات کرنا جی 243 جو ہے اس میں
सुप्रीम कोर्ट का एक केस है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का, जनरल बाजवा साहब का, और उसमें उन्होंने करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि देयर इज नो क्लियर इंडिकेशन, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही आर्मी एक्ट में, कि जो उसकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी के जो अफसरान हैं उनकी एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत या उम्र की कोई जिक्र नहीं है। तो उसकी बुनियाद पर 6 माह की कंडीशनल एक्सटेंशन मिली थी बाजवा साहब को। अब ये 243 का भी बिलावल साहब ने जो मेंशन किया पे उस पर बात होनी है, तो उसमें अगर पॉसिबिलिटीज देयर के जो एक एम्बिग्विटी है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत कितनी होनी चाहिए उसको फिक्स कर दिया जाए। वो 3 साल भी हो सकती है, वो 5 साल भी हो सकती है। जनरल आसिम मुनीर साहब को रिटेन करने के लिए उनके हवाले से कोई ना कोई कानून लाया जा सकता है, ताकि फ्यूचर में भी एक किसी किस्म की एम्बिग्विटी ना हो, और जो जनरल्स की जो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है वो सेंटर के पास ही रहे। उसके बाद जो जजेस की आप बात कर रही हैं वो आर्टिकल 200 है, जिसमें जजों की ट्रांसफर के हवाले से बात है। तो मेरा जी बिल्कुल, मैं आईनी बेंच के बारे में आपसे बात कर रही थी कि आईनी बेंच का कयाम तो हो गया था और अब आईनी अदालत के बारे में बात हो रही है। तो क्या समझते हैं आप कि आईनी बेंच का जो फॉर्मूला था वो नाकाम हो गया और अब हम देखेंगे कि आईनी अदालत का कयाम जो है वो लाया जा रहा है? देखिए, आईनी अदालत की मुखालफत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की थी और मौलाना फजलुर रहमान ने भी की थी, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि डेडलॉक हो गया था तो उसको एक कंप्रोमाइज किया गया था आईनी अदालत के ऊपर। अब इस मरतबा आईनी बेंच के ऊपर कंप्रोमाइज किया था इंस्टेड ऑफ आईनी कोर्ट के, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय। अब इस दफा जब दोबारा इस पे बहस होगी तो वो किस शक्ल में उसको पेश करते हैं, क्योंकि पिछली मरतबा भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आइडिया इन्होंने दिया था तो वो कुछ और था, और उसके ऊपर जब एग्री किया गया तो वो टोटली डिफरेंट चीज थी। तो अब इस मरतबा वो क्या पेश करते हैं आजम तारड़ साहब या इनकी जो टीम है, तो ये तो जब सामने आएगी तो इनकी अमेंडमेंट तो उससे पता चलेगा। लेकिन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी भी मुखालफत करें। जिस चीज की हमायत की जा सकती है उसमें मेरा ख्याल है, जो मेरा अपना जाती ख्याल है, वो ये है कि जो जजेस की ट्रांसफर वाला है क्लॉज कि वो उनको ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान में तमाम सरकारी मुलाजमीन पूरे पाकिस्तान में ट्रांसफर होते हैं। तो अगर एक जज सिर्फ एक ही जगह बैठा रहेगा, अगर वो हाई कोर्ट लाहौर में बैठा रहता है, तो उसका एक पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, बहुत बड़ा एक क्लाउड बन जाता है। तो वो एक डिसएडवांटेज भी जुडिशियल सिस्टम में बन जाता है जब एक शख्स एक जगह बैठ के 20-20 साल फैसले करता रहे। तो उसको अगर ये चेंज करते हैं तो उसमें कोई ऐसा मेरे ख्याल से मुज़ायका नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की तैनाती के हवाले से भी हम देखेंगे कि क्लॉजेस में अमेंडमेंट हो रही है। इलेक्शन जी देखिए, इलेक्शन कमीशन के हवाले से 13 आर्टिकल है, उसमें तनाज़ा खड़ा होता रहा है कि अपोजिशन लीडर और जो वो है जो लीडर ऑफ द हाउस है उसके दरमियान कभी भी कंसेंसस नहीं होता और वो कभी पिंग पोंग बना रहता है इलेक्शन कमीशन का डिसीजन। तो इसके ऊपर भी कोई अगर बीच का रास्ता निकलता हुआ तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन जिस चीज पे बात नहीं हो सकती, जिस पे मैं प्रीटी श्योर हूँ, वो एक तो जो सूबों के इख्तियारात को वापस लेने की बात की जा रही है, डिसेंट्रलाइजेशन करने की जो बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की और एजुकेशन की, इंस्टेड ऑफ डूइंग डेवोल्यूशन दे आर गोइंग टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन अगेन। और दूसरा जो NFC अवार्ड है उसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी किसी सूरत में देयर इज नो वे कि इसके ऊपर पीपल्स पार्टी एग्री करेगी। तो कुछ इसमें से अमेंडमेंट्स पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से एक आध एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ देम विल बी डिबेटेड थॉरोली। और जिस तरह पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना था, इसी तरह इनके ऊपर भी डिबेट की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है शराज अहमद शराजी ने, तज्जियाकार है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शराज आपके वक्त का। थैंक यू सो मच जी।
शिराज, ये बताइएगा, कुछ देर कबल हमने देखा इसहाक डार ने सेनेट से खिताब किया, 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है और जिसपे उनका कहना ये था कि तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इस हवाले से मुशावरत हो रही है। आपके पास क्या इतलात हैं? देखिए लीजा, पहली बात तो ये है कि 27वीं आईनी तरमीम तो चाहे जो भी हो, चाहे पीपल्स पार्टी माने, नून लीग माने या जमात उलमा इस्लाम माने, दीगर जमातें माने या ना माने, 27वीं तरमीम जो है वो पास होके ही रहेगी। और 26वीं तरमीम के मौके पर हमें देखा गया था कि नंबर गेम भी पूरे नहीं थे, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। तो इस वक्त तो कौमी असम्बली में भी नंबर गेम जो है वो उनके पास पूरे है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास। और सेनेट में सिर्फ मसला बनेगा, लेकिन वहां पर सिर्फ 3 मेंबरान की कमी है और वो कई से भी पूरे हो सकते हैं। अब बात किस तरह मीर साहब फरमा रहे थे, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट है जिनमें कुछ सीधा सीधा पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, पीपल्स पार्टी उससे हिमायत उसकी किस तरह कर सकती है। आप देखें, पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम की चैंपियन खुद को तस्वर करती है और हर जगह हम देखते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी की बात पीपल्स पार्टी करती है। तो जब जो 18वीं तरमीम है उसमें सूबाई खुद मुख्तारी की बात की गई थी, एनएफसी वार्ड जिस तरह। तो मीर साहब यही तो कह रहे हैं कि शराज के इस क्लॉज में अमेंडमेंट नहीं हो सकती। एम आई राइट मीर साहब? आप शायद कुछ ऐसे ही फरमा रहे थे। लेकिन जी हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकेगी। There's no way. पीपल्स पार्टी के बयान होगी वो तो इसमें ही होगी। दूसरी बात ये है, आज इस हवाले से मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी बात की, उन्होंने कहा कि हम सूबाई खुद मुख्तारी में तब्दीली या इसमें तरमीम का हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही है। उसके अलावा जो आर्टिकल 243 है जी, उसमें किस तरह तरमीम लाई जा सकती है, वो भी तो जाहिर बात है सबसे हसास मामला है, उसमें भी तो तरमीम फिर नहीं लाई जा सकती। तो फिर पीपल्स पार्टी इस तरमीम की हिमायत किस बेस पर करेगी? क्या सिर्फ जो आईनी अदालतें हैं उसको लेकर पीपल्स पार्टी आगे बढ़ेगी? आईनी अदालतें तो 26वीं आईनी तरमीम में भी थी। उस वक्त मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें की गई और मौलाना फजल रहमान की डिमांड पर आईनी अदालतों का क़याम जो है वो 26वीं आईनी तरमीम से इसको निकाल दिया गया था। जी, फिर वो आईनी बेंच में उसे कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, एग्जैक्टली जी, मौलाना फजल रहमान साहब का सबसे बड़ा जो मुतालबा था 26वीं आईनी तरमीम में वो यही था कि मौलाना साहब ने इसकी मुखालिफत की थी कि आईनी अदालतें नहीं बनेगी, आईनी अदालतों का क़याम जो है वो नहीं होगा, इसीलिए फिर वो आईनी बेंचों में तब्दील किया गया था। चूंकि इस तरमीम में जमात उलमा इस्लाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों जमातें इर्रेलेवेंट है, क्योंकि जाहिर बात है कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और हुकूमत के पास नंबर गेम पूरे हैं। सेनेट में 3 बंदे चाहिए और वो 3 बंदे और नेशनल पार्टी से भी लिए जा सकते हैं, वो 3 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजाद अरकान हैं उनको भी अपने साथ मिलाकर सेनेट से ये तरमीम पास कराई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मेन सवाल जो है पीपल्स पार्टी, और शुक्र है कि आपके साथ प्रोग्राम पीपल्स पार्टी का बंदा फैसल मीर साहब तशरीफ फरमा है, ये तरमीम अगर पास होती है तो नून लीग ने तो अपना सियासी कैरियर तबाह कर दिया। इसमें तो कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है कि नून लीग ने इस हुकूमत में सियासी जो उनका कैरियर था वो खत्म हो चुका है। लेकिन पीपल्स पार्टी भी अपनी सियासी साख को जो है नुकसान पहुंचाएगी अगर 27वीं आईनी तरमीम में हिमायत करती है। क्योंकि देखिए जो पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं उस पॉइंट्स पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत करती है तो उनके जो माजी के बयानात थे, जो माजी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स थी, जो उन्होंने दावे किए थे, जो बातचीत उनकी तरफ से की जा रही थी, उनका क्या होगा? जाहिर बात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का जो मामला है वो इतना इस मामले में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो साथ देगी हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के मामले पे। शराज देखिए, सराय का ये बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में जो तरमीम लेके आ रहे हैं वो उसमें सिर्फ यही होगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में अपोजिशन लीडर का जो किरदार था उस किरदार को खत्म किया जा रहा है। यानी कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो डायरेक्टली इसको अपॉइंट करेंगे। तो इसमें पीपल्स पार्टी की हिमायत ना करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर लेंगे। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, आज आगा रफीउल्लाह साहब से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि जो मजीद चीजें हैं, जो ड्राफ्ट है वो हमें नहीं दिखाया गया, हुकूमत की तरफ से वो हायर रखा गया है। ये 4-5 जो पॉइंट सामने आए हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिमायत मांगी थी। अब इस ड्राफ्ट में मजीद क्या कुछ है ये भी तो अब सामने आना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम में जो चीजें जो पॉइंट्स रह गए थे वो तमाम पॉइंट्स जो है वो इस 27वीं तरमीम में मौजूद है। इसमें
जो फाटा की मर्जिंग हुई थी, यानी एक्स फाटा के रजिस्टर जो के मर्ज हुए थे, उनको वापसी की भी बातें हैं। उसके अलावा एनएफसी वार्ड, जाहिर बात है उसमें सूबे को एक शेयर मिल रहा था, अगर वो खत्म किया जाए तो फिर आप किस तरह सूबों की खुद मुख्तारी की बात कर सकते हैं। एजुकेशन का जो निजाम था जो कि सूबाई सब्जेक्ट बन गया था, उसको भी विभाग के अंडर कर रहे हैं। अच्छा, मीर साहब से ये भी जानेंगे, शराज आप हमारे साथ ही रहिएगा, मीर साहब से ये भी जानेंगे कि कुछ जगहों पे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी बातें भी कर रही है, क्योंकि पीटीआई से भी अब हम 27वीं आईनी तरमीम पे बात कर रहे थे मीर साहब, कि हर जमात को एक अलग ड्राफ्ट दिया जाता है। नून लीग के पास एक अलग ड्राफ्ट होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक अलग ड्राफ्ट होगा, और अगर आप लोग वो ड्राफ्ट पीटीआई से शेयर करते हैं तो वो मुख्तलिफ होगा, और अगर वो ड्राफ्ट JUIF से शेयर होता है तो वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा। इस पर आपकी क्या राय है मीर साहब? और साथ ही ये भी बताइएगा कि NFC में सूबों को जो फंड्स मिल रहे थे, और कल हमारे पास ज़राए से ऐसी इतलात भी मौसूल हुई हैं कि फरियाल तालपुर की कुछ साथियों से मुलाकात भी हुई है इस्लामाबाद में, और उनका कहना ये था कि NFC में किसी भी किस्म की कोई तरमीम या अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। देखिए, जो आपने बात की ना कि ड्राफ्ट मुख्तलिफ मिलते हैं, उसके बारे में तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो आपने फरियाल तालपुर साहबा के हवाले से बात की, वो मैं पहली बार रिपीट कर चुका हूँ कि सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर जो भी इस अमेंडमेंट के अंदर पॉइंट आएगा, पीपल्स पार्टी उसकी भरपूर मुखालफत करेगी। और शिराज भाई ने अभी कहा कि पीपल्स पार्टी 243 की उसको कैसे डिफेंड करेगी, तो 243 जो है वो तो पहले ही एक सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केस था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में और आर्मी एक्ट में कहीं भी कोई लॉ ऐसा डिक्लेयर नहीं किया गया जिसमें कि लिखा हो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की की मुद्दत मुलाजमत क्या होगी, उसकी उम्र रिटायरमेंट की क्या होगी, उसकी शराइत क्या होगी। तो उन्होंने कंडीशनल 6 मंथ्स की जो एक्सटेंशन दी थी, अब इस वक्त भी वही सूरत हाल है। तो अगर इस अमेंडमेंट में अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में कोई फिक्स उसकी टाइमिंग और रिटायरमेंट की, उसकी उम्र की एज और उसकी जो उसकी शराइत है वो अगर लिस्ट डाउन कर दी जाती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है। हाँ, आप ये कहेंगे कि जनाब ये तो जनरल आसिफ मुनीर साहब को शायद 3 साल की बजाय 2 साल और बढ़ाने के लिए 5 साल की टेन्योर दिया जा सकता है, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये जो लकूना है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, इट स्टिल एग्जिस्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है वो अपने डिसीजन के जरिए मेंशन किया हुआ है। तो बाकी ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिस्टम जो है वो चलता रहे, और जैसे शराज भाई कह रहे हैं कि हमें इसकी एक पॉलिटिकल हिट पड़ सकती है अगर हम इसको अप्रूव करते हैं, तो उसमें यह है कि वो तमाम बातें जो कि सूबों के हकूक को हिट कर रही होंगी, उसमें तो पीपल्स पार्टी किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करेगी, और जो उसको रोल बैक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बाकी तमाम बातें जो हैं दे आर सब्जेक्ट टू डिस्कशन, और अभी क्योंकि हमारे सामने कोई किसी किस्म का ड्राफ्ट नहीं है, तो वो हम जो है वो उसके ऊपर उस तरह खुल के बात नहीं कर सकते कि मैं हो सकता है मैं ये भी कह दूं कि गैप्स हैं बहुत सारे, उनको कवर करने के लिए हो सकता है उन्होंने कोई बात की हो। ठीक है, शिराज आपसे ये जानना चाहेंगे कि ड्राफ्ट दीगर जमातों को अलग अलग ड्राफ्ट जो हैं वो दिए जाते हैं, ऐसी इतलात में मौसूल हुई हैं कि पीपल्स पार्टी से कोई और ड्राफ्ट शेयर किया जाता है, नून लीग से कुछ और ड्राफ्ट शेयर किया जाता है, और जहां बात सूबों की आती है तो वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। फरियाल तालपुर ने भी कल साथियों से इस्लामाबाद में गुफ्तगू की, उन्होंने इस चीज़ को वाजे किया, और आज मीर साहब ने भी इस चीज़ को वाजे कर दिया है। क्या लगता है आपको कि इस क्लॉज में अमेंडमेंट होना नामुमकिन हो जाएगी वंस अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्री नहीं करती? देखिए, आपके सवाल की तरफ मैं आऊंगा, लेकिन मीर साहब ने जो बात की ना, जो आर्टिकल 243 है, ये एक्सटेंशन के हवाले से नहीं है, बल्कि ये जो 243 कमांडर इन चीफ, ये
कमांड कंट्रोल तकरीर के हवाले से है, पाक फौज के जो सरबराह है उस हवाले से, सुप्रीम जो होता है वो सदर ममलिकत होता है, और जो इख्तियार उनसे लिया जाएगा तो फिर क्या पीपल्स पार्टी के पास रहेगा। जहां तक आपके सवाल और ड्राफ्ट के मुतालिक सवाल का ताल्लुक है, खदीजा 26वीं आईनी तरमीम का मैं इन्हीं शाहिद हूँ, एक एक मुलाकात से लेकर उस रात तक सब कुछ मैंने कवर किया। और उस दिन आपको पता होगा कि वजीर कानून साहब से जब पूछा गया कि ड्राफ्ट में क्या कुछ है, तो उस वक्त के वजीर कानून साहब ने कहा कि मुझे कोई इल्म नहीं है कि ड्राफ्ट में क्या है। आज आगा रफीउल्लाह साहब ने भी कह दिया, पीपल्स पार्टी का रुकन कौमी असम्बली है, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, हमें पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि उस ड्राफ्ट में क्या है, हमें सिर्फ चंद पॉइंट्स दिखाए गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब से बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि इस वक्त इस पर बात करना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्राफ्ट में क्या कुछ होगा और क्यों सियासी जमातों को इस वक्त शेयर नहीं किया जा रहा। इन मौका पर शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन ड्राफ्ट में जो कुछ है वो सबके सामने लाना चाहिए ताकि सबको पता चले। लेकिन खदीजा इस वक्त मुझे थोड़ी सी जो पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी का इसमें कहीं ना कहीं रोल जो है वो इसीलिए भी अहम होगा। देखिए, पीपल्स पार्टी एक तरफ से कहती है कि हमारा तो हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखें इस वक्त सदर उनका है, पीपल्स पार्टी का है, गवर्नर पंजाब उनका है, खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम वफाकी काबीना का तो हिस्सा नहीं है। काबीना की तरफ मैं आ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वफाकी काबीना का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से जो कुछ पास हो रहा है उसमें पीपल्स पार्टी का हाथ है। पीपल्स पार्टी उसमें बराबर की शरीक है। 26वीं आईनी तरमीम में अगर पीपल्स पार्टी साथ ना देती तो कभी भी 26वीं आईनी तरमीम पास ना होती। आपको रात के 3-3 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात याद नहीं है? बिल्कुल। जब बिलावल भुट्टो रात के 3 बजे भी 2 बजे भी घंटों मौलाना फजल रहमान से एक वक्त तो शराज ऐसा भी आया था कि बिलावल भुट्टो साहब का जलसा था कराची में, वो कुछ देर के लिए जलसे में आए और फिर उसके बाद वो दोबारा इस्लामाबाद चले गए मौलाना साहब से मुलाकात के लिए। ये वक्त भी हमने देखा है 26वीं आईनी तरमीम में। ऐसा ही था, जलसे से डायरेक्ट वो इस्लामाबाद पहुंचे और उस रात भी मैं मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश के बाहर मौजूद था जब बिलावल भुट्टो जरदारी आए, मौलाना से मुलाकात की और उसके बाद वो वहां से वापस चले गए। तो ये सब कुछ सूरत हाल हमने 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर देखा। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम पास करना थोड़ा सा मुश्किल था। 27वीं तरमीम मुश्किल नहीं होगा, इस डायरेक्टली पास हो जाएगा। जिस तरह कल फैसल लाहौर साहब ने भी कह दिया है कि अब 27वीं के बाद 28वीं आईनी तरमीम भी जो है ज़ेर गौर है, तो उसके लिए तैयारियां करनी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लेकिन इस वक्त जरूरत है अपनी सियासत बचाने की। मैं सियासत के तालिब इल्म के तौर पर कहूंगा कि पीपल्स पार्टी को कुछ चीजों पर देखे, इस वक्त जो पॉइंट्स सामने आए हैं वो तमाम पॉइंट्स अगर उसकी हिमायत पीपल्स पार्टी करती है तो सिंपल सी बात है, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स को काफी खतरा होगा और उनको अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी अभी यंग है, अभी उनके आगे बहुत लंबा सफर बाकी है। तो अगर अभी से इस तरह के फैसले लिए गए तो जो जमहूरियत का अलम बरदार और जमहूरियत का अलम ताने पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत का आगाज किया था, तो ये काफी नुकसान उनको पहुंचेगा 27वीं आईनी तरमीम में इन तमाम शिकों की हिमायत करते हुए। तो 6 तारीख को जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, सबकी नजर उस पर है कि उसमें क्या कुछ होगा और फिर 7 तारीख को बाकायदा तौर पर सेनेट में इस 27वीं आईनी तरमीम को लाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद थे और इनके हमरा थे फैसल मीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। नाज़रीन, अब देखना यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है और लग कुछ यूँ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरमीम की हिमायत कर देगी, लेकिन दीगर जमातें इस तरमीम को कैसे लेंगी इस पे अगले प्रोग्राम में भी बात करेंगे। प्रोग्राम का वो खत्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।